Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today we are going to start chapter number 8, onboarding, training and developing employees। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है HRM का। तो हम चैप्टर का नाम है onboarding, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय। और आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास है onboarding और सोशलाइजेशन, assumptions ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। onboarding या सोशलाइजेशन क्या होती है और उसकी अजम्पशन क्या है, उसके बारे में मफरूज़े क्या हैं, एम्प्लॉय सोशलाइजेशन के बारे में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑन बोर्डिंग और सोशलाइजेशन क्या होती है। हर एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में जाता है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सब उसको अपने साथ लेके चलें। ठीक है, उसको समाज का, उसको सोसाइटी का हिस्सा बनाए, सोशलाइज करें उसको, ताकि मिल बांट के काम किया जा सके। क्योंकि कहा जाता है आइसोलेशन इज अ पनिशमेंट। अगर आप किसी एम्प्लॉय को अकेला कर देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो उसके लिए पनिशमेंट बन जाती है। तो साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। अब ऑन बोर्डिंग और सोशलाइजेशन होता है क्या? ये एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग जिसमें हम सीखते हैं टू बिहेव इन सच अ वे कि इस तरह से बिहेव किया जाए किसी भी माशरे के अंदर जो कि एक्सेप्टेबल है। यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप वहाँ पे सीखें कि आपको किस तरह से बिहेव करना है कि लोग आपको अपने साथ लेके चलें, जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। द प्रोसेस ऑफ अडेप्शन दैट टेक प्लेस एज इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू लर्न द वैल्यूज एंड नॉर्म ऑफ वर्क रोल्स। अब सोशलाइजेशन या ऑन बोर्डिंग है क्या? अब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अडेप्शन करते हैं, टेक प्लेस एज इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू लर्न वैल्यूज, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ वर्क रोल, कि क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव हैं, क्या तरीकाकार हैं, क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है, वर्क रोल के, कि वहां पे काम करने के तरीकेकार क्या 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 हैं, और फिर वो उनको अडेप्ट करने की, सीखने की कोशिश करता है, और ताकि मैं उन पर अमल कर सकूं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सोशलाइजेशन या ऑनबोर्डिंग, साथ लेके चलना। When you begin new job, accept transfer or are promoted, you must make adjustment। जब भी आप कोई नई जॉब स्टार्ट करते हैं, नया काम स्टार्ट करते हैं, या आपका ट्रांसफर होता है या आपकी प्रमोशन होती है, तो आपको उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, जब आप किसी जॉब पे जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है। आप सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन वैसा नहीं होता, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सिमिलर ट्रांसफर, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, आप एक शहर छोड़ के दूसरे शहर की तरफ जाते हो, तो वहाँ के तरीके का डिफरेंट होते हैं, लोग डिफरेंट होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सिमिलर फॉर प्रमोशन, यू अडेप्ट अ न्यू एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड डिफरेंट वर्क इन एक्टिविटीज, न्यू बॉस, डाइवर्स ग्रुप ऑफ कोवर्कर्स। आपको अडेप्ट करना पड़ता है, नया एनवायरनमेंट, नया माहौल, जिसमें डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज होती है, काम की सरगर्मियां डिफरेंट हो जाती हैं, आपका बॉस नया होता है, डिवर्स ग्रुप ऑफ को वर्कर्स होते हैं, आपके जो कोलीग्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके कार के होते हैं, तो आपको फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसी एडजस्टमेंट को के साथ चलना, इसी को हम सोशलाइजेशन या ऑनबोर्डिंग का नाम देते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है अजम्पशंस ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन, के मफरूजे क्या है, इससे होता क्या है एम्प्लॉय की सोशलाइजेशन से, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सोशलाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। जो सोशलाइजेशन जो है, समाजकारी कह सकते हैं कि किसी माशरे का हिस्सा बन के चलना जो है, ये बड़ा ज़्यादा असरअंदाज करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, एम्प्लॉय की कारकर्दगी पे और ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी पे। कि अगर आप सोशलाइज्ड हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइज है, आपको साथ लेके चलती है, तब भी आपकी कारकर्दगी बेहतर हो पाएगी, तब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबल होकर काम कर पाएगा। तो सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज थ्रू सोशलाइजेशन, हेल्प द न्यू एम्प्लॉय इन अडॉप्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड एनवायरनमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है सोशलाइजेशन से, जैसे हमने पहले बताया। ये न्यू एम्प्लॉय को हेल्प करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन की सकाफत है, तौर तरीका है, उसके रूल्स और पॉलिसीज हैं, तो उसका एनवायरनमेंट जो माहौल है उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आप बड़े नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो जब दो तीन लोग मिल के काम करना शुरू करते हैं, कुछ सीनियर आपकी हेल्प कर देता है, आपसे पूछ लेता है, आपको डिनर पे बुला लिया जाता है कि रात को हम तमाम ओल्ड कोलीग डिनर पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलें, तो इससे सोशलाइजेशन होती है, आपको काम करने में आसानी होती है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और आपको कल्चर और एनवायरनमेंट अडॉप्ट करने में आसानी हो जाती है। न्यू मेंबर में सफर फ्रॉम एंजाइटी, वही बात कि जो न्यू मेंबर है वो परेशानी, एंजाइटी फेस कर सकता है। स्ट्रेस इज हाई बिकॉज न्यू मेंबर फील लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद न्यू सुपरवाइजर, न्यू कोवर्कर, न्यू लोकेशन और बोथ, दैट इज व्हाई सोशलाइजेशन इज नेसेसरी। स्ट्रेस हाई होता है, तनाव बहुत ज्यादा होता है, ज़हनी तनाव ज्यादा होता है कि क्या काम होगा, क्या होगा, कैसे करना होगा, ये लोग मेरा काम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज
आपकी अभी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लोग आपको जानते नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका सुपरवाइजर नया है, आपके वर्कर्स नए हैं, लोकेशन बॉस सब नया है। तो दैट इज वाई सोशलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको मिल के चलना पड़ेगा, उनके चीजों को अपनाना पड़ेगा, नॉर्म्स और वैल्यूज को अपनाना पड़ेगा, तब भी जाके आपको वो एक्सेप्ट करेंगे और आपकी स्ट्रेस जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो जाती है। आगे चलते हैं। न्यू एम्प्लॉय मस्ट क्लैरिफाई देयर रोल्स वंस दे आर ऑन द जॉब एंड मेक एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आए तो वो अपने रोल्स यानी कि उसका किरदार क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको क्लैरिफाई कर ले, ठीक है, उसको एडजस्ट कर ले और फिर उसके हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करे कि मुझे सिचुएशन के हिसाब से कैसे चलना होगा। सबसे पहले जब आपकी सोशलाइजेशन होती है तो आप अपने रोल्स पहले डिफाइन करवा लेते हैं कि मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे किस तरह से पेश आना है। जैसे कि हर मैनेजर के रोल्स होते हैं, सुपरवाइजिंग करना, लीडरशिप करना, मॉनिटर करना, तो अपने रोल्स क्लैरिफाई कर लें। सोशलाइजेशन डज नॉट अकर इन अ वैक्यूम। ये सोशलाइजेशन जो है ये गुब्बारा फैलाने वाली बात नहीं है, इतने आसानी से नहीं अकर हो जाती, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ सब्टल एंड नॉन सब्टल स्टेटमेंट एंड बिहेवियर ऑफर्ड बाय द कोलीग, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स एंड अदर पीपल विद whom न्यू मेंबर कम इन कॉन्टैक्ट। अब सोशलाइजेशन कैसे अकर होती है? सब्टल एंड नॉन सब्टल स्टेटमेंट। सब्टल यानी कि ठीक ठाक और नॉन सब्टल यानी कि ना ठीक ठाक, गलत स्टेटमेंट। इससे जब आपको आपके कोलीग, आपके बॉस, आपके लोग आपके बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो ठीक है या गलत है, ये दोनों चीजें आपकी सोशलाइजेशन पे असरअंदाज होती हैं। अगर आप सुनते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, आपके बारे में बुरी भली बातें कहते हैं, तो आप सोशलाइज उनके साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरे बारे में परेशान हैं, तो आप उनके साथ सोशलाइज हो जाएंगे। तो सब्टल एंड नॉन सब्टल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। बिहेवियर जो आपके साथ किया जाता है, आपके कोलीग, आपकी मैनेजमेंट, आपका एम्प्लॉय, आपके क्लाइंट और जितने भी लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट होता है, उनके साथ आपका बिहेवियर और उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, ये बहुत ज्यादा असरअंदाज करता है सोशलाइजेशन होने के अंदर। तो सोशलाइजेशन ऐसे ही अक्कर नहीं हो जाती वैक्यूम के अंदर, इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, लोगों की बातें होती हैं, बिहेवियर होता है, तब भी जाके सोशलाइजेशन अक्कर होती है कि आप किसी समाज का हिस्सा बन पाते हैं। तो यहीं पे हमारा टॉपिक कि ऑन बोर्डिंग या सोशलाइजेशन क्या होती है, सोशलाइजेशन के बारे में अजम्पशन क्या क्या है, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Socialization Process and Orientation and its Process। हम देखेंगे सोशलाइजेशन का प्रोसेस, उसका अमल कैसे होता है, ओरिएंटेशन क्या होती है और उसका प्रोसेस क्या होता है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 8 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और हम देखने जा रहे हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 प्री अराइवल, आने से पहले की आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन जॉब से। इनकाउंटर, जब आप रियलिटी को फेस करते हैं उसको इनकाउंटर कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस, और अपने अंदर तब्दीली लेके आना। हम उस तीनों स्टेजेस को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले प्री अराइवल। इंडिविजुअल अराइव विद अ सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन डेवलप फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। कोई भी इंडिविजुअल जब जॉब की तरफ आता है तो वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है। वो कुछ सोच के आता है कि उसके कुछ बिलीव्स होते हैं, उसका कुछ रवैया होता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं जॉब से, जो वो डेवलप करता है अपने पुराने एक्सपीरियंस से कि पहले मेरी जॉब कैसी थी तो अब भी तकरीबन सिचुएशन वैसे, उसकी उम्मीदें उस प्रीवियस एक्सपीरियंस तजुर्बे के ऊपर बनी हुई होती हैं। या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान इंटरव्यू में जो जो बातें आपको कही गई थी, जॉब ऐसी होगी, ड्यूटीज ऐसी होंगी, तो आप उस एक्सपेक्टेशन, उस वैल्यू और एटीट्यूड के साथ जॉब की तरफ आते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्री अराइवल, कि आप जॉब में आए, आपने कुछ एक्सपेक्टेशन की हुई है, आपके कुछ वैल्यूज हैं, आपका कुछ एटीट्यूड है टुवर्ड योर जॉब, तो इसको प्री अराइवल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आती है सोशलाइजेशन प्रोसेस की, वह इनकाउंटर, कि आप सामना करते हैं रियलिटी का। इंडिविजुअल डिस्कवर हाउ वेल देयर एक्सपेक्टेशन मैच रियलिटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल जो है वो डिस्कवर करता है, वो तलाश करता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीदें कितनी अच्छी तरीके से मैच हुई हैं रियलिटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या मैच नहीं हुई। वेयर डिफरेंसेस एग्जिस्ट, जहां पे फर्क आ जाएगा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में, सोशलाइजेशन अक्कर टू मैच एम्प्लॉय विद ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। तब सोशलाइजेशन को अक्कर होना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉय जो है वो खुद को मैच करे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, मेयार के हिसाब से। यानी कि इस स्टेज पे आप रियलिटी को फेस करते हैं, इनकाउंटर करते हैं, आप जो उम्मीदें लेके आए थे वो क्या सही हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो सोशलाइजेशन अक्कर होगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन के मेयार के हिसाब से उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामॉर्फोसिस।
ये एक प्रोसेस है जब आप इमेच्योर से अडल्ट की तरफ होते हो। बटरफ्लाई में जैसे होता है कि पहले लार्वा होता है, फिर वो तब्दील होते होते स्टेजेस से गुजरते गुजरते बटरफ्लाई बन जाता है। तो यानी कि आप इमेच्योर से अडल्ट बन रहे हो, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इमेच्योर टू अडल्ट इज मेटामॉर्फोसिस। एक अमल जिसमें आपकी तब्दीली होती है एक इमेच्योर से, गैर जिम्मेदार से, एक अडल्ट की तरफ की जिम्मेदारी की तरफ, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इंडिविजुअल हैव अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, फील एक्सेप्टेड एंड now how to achieve behave in the organization। इंडिविजुअल जो है वो अडेप्ट कर चुका है ऑर्गेनाइजेशन को, फील एक्सेप्टेड, अब वो अपने आप को एक्सेप्टेड फील कर रहा है, अब वो जानता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है। इस स्टेप को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, इस स्टेज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। 3 स्टेजेस के हिसाब से आपकी सोशलाइजेशन हो जाती है, प्री अराइवल, उसके बाद इनकाउंटर और तीसरा मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है द पर्पस ऑफ न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है और इसका मकसद क्या होता है। अब ओरिएंटेशन क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। एजुकेशन दैट इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉय विद हिज और हर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ओरिएंटेशन। एक ऐसी एजुकेशन, ऐसी तालीम, ऐसा इल्म जो आपको इंट्रोड्यूस करवाए किसी भी न्यू एम्प्लॉय को अपनी जॉब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, कि आपका काम क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, आपके रोल्स क्या हैं, आपके कोलीग्स कौन है, उनसे तारुफ करवाए, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बताए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरिएंटेशन, इस एजुकेशन को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के मकसद क्या है। ओरिएंटेशन हैज फॉलोइंग प्रोसेस, उसके मकासद क्या क्या है वो नीचे दिए गए हैं। मेक श्योर द न्यू एम्प्लॉय हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली। इस बात की यकीन दहानी दिलाना कि न्यू एम्प्लॉय के पास तमाम बुनियादी मालूमात हैं और वो सही तरीके से काम कर सके। यानी कि उसको आपने तमाम अपनी जॉब ड्यूटीज के बारे में बता दिया ताकि अब वो सही तरीके से काम कर सके। पहला मकसद तो ये हो गया। सेकंड, मेक द न्यू एम्प्लॉय फील वेलकम एट होम एज अ पार्ट ऑफ टीम। न्यू एम्प्लॉय को फील करवाना कि यार आप अपने घर पे ही हो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको ऐसा फील करवाना, और पार्ट ऑफ टीम, उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाना, उसको ऐसा फील करवाना कि यार तुम हमारे पार्टनर हो, हमारे साथ हो, मिलके काम करेंगे, टीम का हिस्सा हो। अलहदा फील ना करवाना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आइसोलेशन इज अ पनिशमेंट, किसी को अकेला कर देना सजा ही होती है। हेल्प द न्यू एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन इन अ ब्रॉड सेंस। मदद करना अपने एम्प्लॉय की कि वो समझ सके ऑर्गेनाइजेशन को ब्रॉड सेंस में, कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है, वो करना क्या चाहती है। इस चीज को समझने के लिए ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। Start the person on becoming socialized into firm culture, values and the way of doing thing। ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल बनाना कि वो सोशलाइज हो सके ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स के कल्चर के साथ, उसकी सकाफत क्या है, उसका तौर तरीका क्या है, उसकी वैल्यूज, उसकी बिलीव, उसके रूल्स, उसकी पॉलिसीज क्या है, और वे ऑफ डूइंग थिंग, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में सब कुछ बताना चाहिए, पता चल सके वो इस तरह से काम करना स्टार्ट कर दे। ये भी एक मकसद है ओरिएंटेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशन प्रोसेस। ओरिएंटेशन का अमल जो है वो किस तरह होता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, आपकी जॉब क्या है, आपके कोलीग्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। सबसे पहले ओरिएंटेशन प्रोसेस का जो स्टेप है वो एक्सप्लेन बेसिक मैटर, बुनियादी मामलात बता दिए जाएंगे क्या क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके बुनियादी इंफॉर्मेशन सारी बता दी जाए। इंट्रोड्यूस न्यू सुपरवाइजर, आपको अपने न्यू सुपरवाइजर से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि ये आपका बॉस है, आपने इसको रिपोर्ट करना है, ये आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बता दिया जाएगा कि ये फलां काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट है, ये आपका ये डिपार्टमेंट होगा, आपने यहाँ पे काम करना है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय, आपको न्यू कोलीग, इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोलीग, आपको नए कोलीग, एम्प्लॉयज और वर्कर के साथ तारुफ करवाना कि ये आपके कोलीग्स हैं जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। एंड फेमिलराइजिंग द वर्क प्लेस, और काम करने की जो जगह है उसके साथ आपको फेमिलियर करना कि आपको घर जैसा लगे। जैसे कि हमने वो पर्पस बताया था ओरिएंटेशन का, वैसे ही कि आपको वर्क प्लेस के साथ फेमिलराइजेशन करना, फेमिलराइजिंग करना, कि आपको एक जैसा लगे कि ये आपका घर ही है जहां पे आप काम करने आए हुए हैं, ठीक है। और यानी कि आपको अवेयर करवा देना कि वर्क प्लेस है कैसा। ये हमारा पास ओरिएंटेशन का प्रोसेस हो जाता है जिसमें हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होती है और उसका प्रोसेस कैसे होता है, उसके पर्पस क्या होते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is what is employee training। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग क्या होती है, एम्प्लॉय की तरबियत क्या होती है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि कब पता चलता है कि अब एम्प्लॉय की ट्रेनिंग या तरबियत करना ज़रूरी है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज प्रेजेंट ओरिएंटेड एंड फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स करंट जॉब। एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है ये प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है, यानी कि हाजिर इशू पर मुबनी होती है। मीन्स के जो टास्क, जो जॉब के काम हैं, जो प्रेजेंट ओरिएंटेड है, यानी कि जो एम्प्लॉय ने अभी करने हैं, अपनी जॉब के वक्त करने हैं,
उसके ऊपर मुबनी होती है कि हमने उसको तरबियत देनी है, उसको सिखाना है ताकि वो अपने जो करंट टास्क वगैरह हैं वो कर सके, ना कि वो टास्क जो उसको प्रमोशन के बाद या तरक्की के बाद करने हैं। नहीं, जो प्रेजेंट में उसके पास टास्क हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग होती है। एंड फोकसेस ऑन इंडिविजुअल करंट जॉब, और ट्रेनिंग का जो फोकस होता है वो किसी भी अफराद की करंट जॉब पे होता है जो वो काम कर रहा होता है, कि हम उनकी तरबियत करें और वो जो अपना करंट जॉब है, करंट काम जो है, टास्क जो है, एक्टिविटी जो है वो उसको परफॉर्म कर सके। Employee training is designed to achieve permanent change in individual that will improve his or her performance. एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, ट्रेनिंग को आप तरबियत भी कहते हैं, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम अचीव कर सकें इंडिविजुअल के अंदर एक परमानेंट चेंज, ठीक है, जो हमेशा के लिए तब्दीली आ जाए, ताकि उसकी जो काम की या उसकी जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, उस पर इम्प्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, कि हम ऐसी ट्रेनिंग डिज़ाइन करें कि उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाए, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाए। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स चेंजिंग स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन अ बेटर वे। अब ट्रेनिंग जो होती है, जो तरबियत की जाती है, उसमें इन्वॉल्व होता है कि उसकी जो स्किल्स है, महारतें हैं, वो चेंज कर दी जाएं, बेहतर कर दी जाएं, इंप्रूव कर दी जाए, जो काम नहीं आता वो सिखा दिया जाए। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तो हम मोस्टली किताबें बातें सीख के आते हैं, प्रैक्टिकल वर्क जो है वो हमारी जॉब पे होता है। तो मोस्टली जॉब से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने ये काम करना कैसे है। ठीक है, ट्रेनिंग इन्वॉल्व चेंजिंग स्किल, नॉलेज, आपके इल्म में इजाफा कर देना, कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकल वर्क में से डिफरेंट होता है, तो फिर आपके नॉलेज में इजाफा किया जाता है। ट्रेनिंग की मदद से आपको लेक्चर दिए जाते हैं, बताया जाता है काम होगा कैसे। एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन बेटर वे, आपका रवैया, ठीक है, और आपका बर्ताव, इसमें तब्दीली लेके आनी होती है कि आप बेटर वे में लोगों के साथ एटीट्यूड शो करें और बिहेवियर शो करें। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ट्रेनिंग इज आइदर ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, विल डिस्कस लेटर। ट्रेनिंग जो है वो जॉब के दौरान भी की जाती है और जॉब के अलावा भी मुख्तलिफ सेशन किए जाते हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसके बारे में हम मेथड ऑफ ट्रेनिंग में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक सवाल पैदा होता है जिसके बारे में टॉपिक दिया जाता है, डिटरमिनिंग ट्रेनिंग नीड्स, कि पता कैसे चलता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक डायग्राम आपके बुक के अंदर दी गई है, उसको भी देख लेते हैं, और उसके अलावा अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्या वजूहात हो सकती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत हो जाती है। तो डिटरमिनिंग ट्रेनिंग नीड्स, हाउ डज HR डिटरमिन व्हेन ट्रेनिंग इज नेसेसरी, कैसे पता चलता है HR को, कैसे मालूम करती है HR कि अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है एम्प्लॉय को। दिस क्वेश्चन हेल्प मेक द डिटर्मिनेशन, ये कुछ सवालात है इस डायग्राम में हमें बॉक्सेस में और सर्कल में दिए गए हैं जिनसे हमें पता चलता है। अब इज देयर अ नीड फॉर ट्रेनिंग, क्या हमें ट्रेनिंग की, एम्प्लॉय की तरबियत की ज़रूरत है? तो ये अब पता कैसे चलेगा? व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। आगे चलते हैं, व्हाट टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड टू अचीव इट्स गोल, कौन से टास्क हमें कंप्लीट करने हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं वो अचीव हो सके। अब हमें जॉब के टास्क पता करने हैं, काम पता करने हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। आगे की तरफ चलते हैं, व्हाट बिहेवियर्स आर नेसेसरी फॉर ईच जॉब इनकम्बेंट टू कंप्लीट हिज और हर अरेंज टास्क। जॉब इनकम्बेंट कहते हैं करंट एम्प्लॉय, क्या बिहेवियर जो है वो नेसेसरी है फॉर ईच जॉब इनकम्बेंट टू कंप्लीट हिज और हर अरेंज टास्क, जो उनको टास्क अरेंज करके दिए गए हैं उसके लिए क्या बर्ताव चाहिए, क्या बिहेवियर चाहिए। जो हमने बात की कि ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है कि आपके बिहेवियर में चेंज लाया जाए इन बेटर वे, तो हमें क्या बिहेवियर चाहिए एम्प्लॉय के अंदर जो कि उनको टास्क कंप्लीट करने में मददगार साबित होंगे, तो उस बिहेवियर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। What deficiencies, if any, do incumbents have in the skills, knowledge or abilities required to exhibit the necessary job behavior? क्या डेफिशिएंसी है, क्या कमियां हैं अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर, इनकम्बेंट्स के अंदर स्किल में, नॉलेज में, एबिलिटीज़ में, काबिलियत में रिक्वायर्ड हो सकती हैं कि वो नेसेसरी बिहेवियर को एग्जिबिट कर सकें जो जॉब के अंदर चाहिए। तो जो कमियां होंगी, चाहे वो नॉलेज में होगी, चाहे वो एबिलिटीज़ में होगी, चाहे वो स्किल्स में होगी, फिर उसके लिए उनको तरबियत दी जाती है कि वो अपना काम पूरा करें और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो कंप्लीट हो। तो इससे पता चल जाता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है जॉब, ऑर्गेनाइजेशन के गोल मुकम्मल करने के लिए। लेकिन अब ये तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो गए,
हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किन बातों से हमें बिल्कुल ईजिली पता चल जाता है कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। डिक्रीज इन प्रोडक्शन, पैदावार में कमी आना शुरू हो गई है। ठीक है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन का टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, तो यानी कि हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है। मे बी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है या नहीं आ गई है, जो भी बात है। लोअर क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट गैर मेयारी बन रहे हैं, तो इसका मतलब तरबियत की जरूरत है। मोर एक्सीडेंट एंड हायर रिजेक्शन रेट, हादसात बहुत ज्यादा हो रहे हैं काम के दौरान और हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को रिजेक्ट बहुत किया जा रहा है, तो पता चल गया कि तरबियत की जरूरत है। एनी ऑफ दीज आउटकम माइट सजेस्ट दैट वर्कर स्किल नीड टू बी फाइन ट्यून्ड। ये कोई भी नतीजा निकला है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन, लोअर क्वालिटी, एक्सीडेंट्स, हायर रिजेक्शन रेट, ये नतीजे जो हैं ये हमें ये बात सजेस्ट करते हैं, तजवीज़ करते हैं कि अब वर्कर की स्किल्स को ट्यून अप की ज़रूरत है, कि हमें उनको ट्यून करना पड़ेगा, उनकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, उनको तरबियत देनी पड़ेगी। तो इन बातों से पता चल जाता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो आज का हमारा लेक्चर कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती क्या है, वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और कमेंट में पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग के मेथड क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Method of Employee Training। ये बेसिकली HRM का चैप्टर नंबर 8 है और आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग मेथड्स, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स आर अवेलेबल बट वी क्लासीफाई दम एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड आर अवेलेबल, बहुत से मुख्तलिफ इकसाम के ट्रेनिंग के तरीक़ेकार जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनको दो तरीक़ेकार में क्लासीफाई कर देते हैं। एक हमारे पास होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, काम करने के दौरान ट्रेनिंग के मेथड, यानी कि तरबियत के तरीक़ेकार क्या क्या होंगे जो एम्प्लॉय की जाएगी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, काम के अलावा, काम के दौरान नहीं, काम की बजाय और कौन से तरीक़ेकार होंगे जिनसे एम्प्लॉय की तरबियत की जाएगी, जो काम से हट के हम तरीक़ेकार अपनाएंगे वो देखेंगे, उनको हम कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो पहले हम ऑन दी जॉब देख लेते हैं, फिर हम ऑफ दी जॉब देख लेते हैं। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच एम्प्लॉयज डू ट्रेनिंग ड्यूरिंग द जॉब। कई तरीक़ेकार हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉय जो है वो ट्रेनिंग करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं ड्यूरिंग द जॉब, अपने काम के दौरान। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है जॉब रोटेशन। एम्प्लॉय को एक काम से दूसरे काम की तरफ रोटेट करना ताकि वो डिफरेंट काम या जॉब की तरफ जाके, टास्क की तरफ जाके एक्सपोजर हासिल करे, नए स्किल, नए नॉलेज को जान सके। जॉब रोटेशन अलाउ एम्प्लॉय टू वर्क एट डिफरेंट जॉब्स एंड प्रोवाइड एक्सपोजर टू अ वैरायटी ऑफ टास्क। जॉब रोटेशन जो है वो अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि वो काम करे, वर्क करे डिफरेंट जॉब्स पे, और प्रोवाइड करता है ये बात एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ टास्क, यानी कि एम्प्लॉय जो है अनकवर करता है वैरायटी ऑफ टास्क की बहुत सारी इकसाम को, और वो नई नई चीज़ें सीखता है कि मेरी जॉब के अलावा और क्या क्या काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है। मूविंग एम्प्लॉयज़ टू वेरियस पोजीशन एक्सपैंड देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़। जब हम एक एम्प्लॉय को मुख्तलिफ पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं तो इससे उसकी स्किल्स, महारतों में इजाफा होता है, उसके नॉलेज में इजाफा होता है, उसकी काबिलियत, एबिलिटीज़ में इजाफा हो जाता है। तो जॉब रोटेशन हमारे पास एक ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड है कि काम के दौरान एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करना ताकि वो वैरायटी ऑफ टास्क का एक्सपोजर हासिल कर सके, उनको अनकवर कर सके, अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़, अपने नॉलेज, अपने एटीट्यूड को बेहतर कर सके और नई चीज़ें सीख सके। सेकंड हमारे पास आ जाता है अप्रेंटिसशिप्स। अप्रेंटिसशिप को कहते हैं शागिर्दगी, किसी मेंटोर या किसी कोच के अंडर काम करना। ठीक है, एम्प्लॉय विद पोटेंशियल कैन वर्क अंडर और अलोंग साइड अ कोच और मेंटर। ऐसे एम्प्लॉय जो जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें काबिलियत है, वो काम कर सकते हैं अंडर किसी कोच या मेंटर, किसी टीचर के अंडर, या अलोंग साइड, या किसी टीचर या कोच के साथ, मेंटर के साथ काम कर सकते हैं। वर्किंग एज अ असिस्टेंट, दीज इंडिविजुअल परफॉर्म मैनी ड्यूटीज। जब वो किसी कोच या मेंटर या किसी उस्ताद के साथ एज अ असिस्टेंट काम करते हैं तो ये इंडिविजुअल या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये नंबर ऑफ ड्यूटीज़, फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। अंडर अ वाचफुल आइज ऑफ स्पोर्टिव कोच,
किसी अच्छे मेंटर या कोच की निगरानी के अंदर, तो उनको उस कोच के अंडर सीखने को मिलता है। कोई मिस्टेक होती है तो कोच सिखा देता है कि ऐसे काम करते हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है इस तरह से। तो अप्रेंटिसशिप शागिर्दगी भी एक तरीका है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड का। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटर्नशिप। अक्सर आप यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में सुनते होंगे कि आखिरी सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी होती है या आखिरी ईयर में इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप को कहते हैं हमारी स्टडी का, हमारी थ्योरी का प्रैक्टिकल वर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी एजुकेशन का हिस्सा होता है। तो इंटर्नशिप इज अ अपॉर्चुनिटी या इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन टू यूटिलाइज देयर ट्रेनिंग इन अ चूजन प्रोफेशन एज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन। इंटर्नशिप जो है वो बेसिकली एक मौका फराहम करती है हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स का, जो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं या मास्टर्स कर रहे होते हैं, कि वो यूटिलाइज करें इस ट्रेनिंग को, अपने किसी भी चूजन प्रोफेशन पेशे के अंदर जाएं और अपनी एजुकेशन का हिस्सा जो होता है इंटर्नशिप, उसको जाके अप्लाई करें, वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करें प्रैक्टिकल वर्क की। समटाइम्स दीज इंटर्नशिप लीड टू परमानेंट जॉब। बाज़ औक़ात यही इंटर्नशिप जो होती हैं ये परमानेंट जॉब की तरफ भी लेके जाती हैं, जबकि ये हमारे एजुकेशन का हिस्सा होता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप ऑफर करती हैं। जब कोई अच्छा इंटर्नी मिल जाए ऑर्गेनाइजेशन को तो बाज़ औक़ात वो इंटर्नशिप जो है परमानेंट जॉब की तरफ भी लीड कर जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और वो जस्ट कोशिश करते हैं कोई रेफरेंस बेस मिल जाए जिससे बस एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि हमने इंटर्नशिप की हुई है। Organizations usually value internship as a way to reduce expense of recruitment। अब मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वो इंटर्नशिप को एज अ तरीकाकार अपनाते हैं कि हम लोग बच्चों को इंटर्नशिप करवाएंगे। और मोस्टली जो इंटर्नशिप करवाई जाती है विदाउट पे होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे भी करती है लेकिन वो थोड़ी सी होती है, 3000 5000 पर मंथ। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन जो इंटर्नशिप ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स को, उनसे काम करवाती हैं, उनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट बड़ी कम हो जाती है, उनको सैलरीज वगैरह नहीं देनी पड़ती, तो इस मामले में बहुत ज़्यादा बचत उनकी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जॉब के अलावा ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड है, यानी कि जॉब के दौरान ट्रेनिंग नहीं हो रही, जॉब से हट के ट्रेनिंग हो रही है। देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच एम्प्लॉय डू ट्रेनिंग ऑफ द जॉब। बहुत सारे या कई तरीके कार हैं जिनमें एम्प्लॉय ट्रेनिंग करता है ऑफ द जॉब, जॉब के अलावा, जॉब से हट के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लासरूम लेक्चर। क्लासरूम बनाई जाती है, वहाँ पे लेक्चर दिए जाते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, कस्टमर से बात कैसे करनी है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है। तमाम एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट को बुला लिया जाता है और एक मेंटर या कोई शख्स खड़ा होता है जो उनको प्रेजेंटेशन दे रहा होता है क्लास के अंदर। Many organizations use classroom instruction with other method to provide great deal of information in limited time frame। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करती हैं दूसरे तरीक़ेकार के साथ साथ, जिसमें क्लासरूम के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कम वक्त के अंदर अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ को पहुंचा दी जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन पहुंचाना चाहती है। प्रोवाइड ट्रेनिंग रिलेटेड टू इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है रेलिवेंट टू इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं सोशल स्किल को, कि लोगों से बातचीत कैसे करनी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई मसला हल करना हो उसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही होती है। तो ये हमारे पास क्लासरूम लेक्चर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीमीडिया लर्निंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर। सीडी, डीवीडीज, कैसेट्स वगैरह दे देना, उनके थ्रू हम देखना, और आजकल हम यूट्यूब के थ्रू भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। मल्टीमीडिया लर्निंग कैन डिमॉन्स्ट्रेट टेक्निकल स्किल, दिस में इंक्लूड वीडियोज, डीवीडी, सीडीज एंड टेप एक्सेट्रा। अब मल्टीमीडिया लर्निंग जो है वो हमें टेक्निकल स्किल सिखाने के लिए यूज़ की जाती है। अब मल्टीमीडिया के लिए यूज़ की जाती है वीडियोस, डीवीडी, सीडी, टेप। ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बना के रखी हुई होती हैं, वो अपने नए एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं कि आप इन डीवीडी, सीडीज़ को घर जाके देखना और सीखना कि कौन से टेक्निकल स्किल किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, और आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये जॉब के अलावा घर जाके देखनी होती है, तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो जाता है। नंबर 3 हमारे पास है सिमुलेशन। सिमुलेशन कहते हैं नकल को, कि असल की एक नकल बना दी जाती है और वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ओरिजिनल आपने काम करना होता तो कैसे करते। इन्वॉल्विंग लर्निंग जॉब बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग वर्क ऑन सिमुलेशन। इसमें क्या होता है कि आपको जॉब सिखाई जा रही होती है, आप एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं काम, लेकिन सिमुलेशन के ऊपर। सिमुलेशन की एक नकल तरह की चीज़ बनाई जाती है, कंप्यूटर के ऊपर आपको परफॉर्म करना होता है कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पर जितने भी पायलट होते हैं वो डायरेक्ट जहाज़ को तो चलाना नहीं, ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जहाज़ को तो नहीं चलाते, चांसेस हैं क्रैश हो जाएगा। तो कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया जाता है जिस पे उनको बिठाया जाता है, बिल्कुल जहाज़ की तरह का पूरा सिस्टम होता है।
और वो उस पे वो चलाना सीखते हैं, ना कि ओरिजिनल एरोप्लेन या जहाज़ पे वो चला के सीखना शुरू कर देंगे। तो सिमुलेशन बनाया जाता है। तो इसके लिए एक मूवी है सली, सली नाम है मूवी का, तो काइंडली देखिएगा उसको, सिमुलेशन पे कैसे टेस्ट किए जाते हैं उस पर दिखाया जाता है। सिमुलेशन मेथड में इंक्लूड केस एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज, कंप्यूटर सिमुलेशन एक्सेट्रा। अब सिमुलेशन मेथड में केस एनालिसिस, किसी केस को सोल्व करना हो, उसका तरीकाकार एक नकल आप कह सकते हैं कि सिचुएशन बना दी जा सकती है। तो उसमें केस कैसे सोल्व किया जाएगा उसके बारे में ये पुलिस और डिटेक्टिव वगैरह होते हैं, ये बड़े ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज, कोई तजुर्बाकाती एक्सरसाइज करनी है उसके लिए सिमुलेशन का इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरोप्लेन की चलाने की ट्रेनिंग या जहाज चलाने की ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का वेस्टिबुल। वेस्टिबुल कहते हैं हॉल या लॉबी के अंदर ट्रेनिंग करना, जहाँ पे आपको ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि परफॉर्म करके दिखाएं, अपनी जॉब या टास्क का पार्ट और ट्रेनिंग हासिल करें। फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग सेम इक्विपमेंट दैट वन एक्चुअली विल यूज ऑन द जॉब बट इन सिमुलेटेड वर्किंग या वर्क इन्वायरमेंट। फैसिलिटेट करते हैं, सहूलत फराम करते हैं एम्प्लॉय को सीखने के लिए, उनको सेम इक्विपमेंट देते हैं जो उन्होंने अपने जॉब पे यूज़ करने हैं, परफॉर्म करने हैं। एक सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट में एक हॉल, एक लॉबी ले ली जाती है। वहाँ पे जो भी काम आपने ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन में करना होता है, उस लॉबी में आपको वो इक्विपमेंट और वो चीज़ें फराम कर दी जाती हैं, और कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग हासिल करें, जो जॉब आपने ओरिजिनली करनी है पहले यहाँ पे सीख लें कैसे करते हैं। तो वेस्टिबुल, हॉल और लॉबी जो ट्रेनिंग है, ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। तो हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं, ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, और उन तरीक़ेकार में बहुत सारे और मेथड हमारे पास आ जाते हैं ट्रेनिंग के। तो यहाँ पे मेथड ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is Employee Development and Methods of Employee Development. Employee Development क्या होती है, हम उसके बारे में देखेंगे, और कौन कौन से तरीक़ेकार हैं हमारे पास Employee Development के, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं Employee Development. Future Oriented Training that focuses on Employee Personal Growth. एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है, ये भी एक किस्म की ट्रेनिंग है, एम्प्लॉय की तरबियत है एम्प्लॉय की, लेकिन ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, मुस्तकबिल पर मुबनी, के फ्यूचर में जो उसने काम करने हैं, आने वाले मुस्तकबिल के अंदर जो टास्क, जॉब उसको दी जाएंगी, उसके लिए उसको तैयार करना। ये वो ट्रेनिंग है जो फोकस करती है एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ पे, उसकी अपनी ज़ाती ग्रोथ पे, अवेयर करवाती है अपनी स्किल्स के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में, और उनको ग्रोथ करती है। ठीक है, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। और एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था, वो प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है, कि मौजूदा करंट जॉब जो है पड़ी, उस पे उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो तरबियत की जाती है, वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग कहलाती है। तो ट्रेनिंग दैट इन्हांस रीजनिंग प्रोसेस यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज टू ड्रा कंक्लूजन और मेक प्रेडिक्शन, इन्हांस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट नॉलेज। ये वो ट्रेनिंग होती है जो इन्हांस करती है, बढ़ाती है रीजनिंग प्रोसेस को, सोचने समझने के अमल को। अब रीजनिंग प्रोसेस क्या होता है कि अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करना और ड्रा करना कंक्लूजन, नतीजे निकालना। ठीक है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए कंक्लूजन निकालना, और मेक प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग करना, फ्यूचर के बारे में कोई बातें बताना कि आने वाले वक्त में ये होगा या ये नतीजा निकलेगा वगैरह वगैरह। तो ये ट्रेनिंग हमारी रीजनिंग प्रोसेस को इन्हांस करती है। इन्हांस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट नॉलेज, और हमारी काबिलियत को बढ़ाती है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें नॉलेज को, और इंटरप्रेट कर सकें नॉलेज को, नतीजे निकाल सकें कि ये नॉलेज, ये इल्म, ये बात बेसिकली कहना क्या चाहती है। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय डेवलपमेंट होती है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, जो इन्हांस करते हैं हमारी पर्सनल ग्रोथ को, हमारी रीजनिंग प्रोसेस को, हमारी अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने की नॉलेज को। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड। तरीक़ेकार कौन कौन से हैं जिससे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की जा सकती है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड आलमोस्ट फेमिलियर टू ट्रेनिंग मेथड। जिस तरह के ट्रेनिंग के मेथड थे ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब, वैसे ही एम्प्लॉय डेवलपमेंट के भी मेथड और तरीक़ेकार हैं पड़े। We will review 3 popular on-the-job techniques: job rotation, assistant to position, and committee assignment, and 3 off-the-job method: lecture courses, seminar, simulation exercise, and adventure outdoor training. सिमिलर जैसे ऑन ट्रेनिंग मेथड थे ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब, इसी तरह 3 हमारे पास ऑन दी जॉब पॉपुलर मेथड हैं, जिसमें जॉब रोटेशन है,
असिस्टेंट टू पोजीशन है और कमेटी असाइनमेंट है। और इसी तरह ऑफ द जॉब के भी 3 हमारे पास मेथड हैं, लेक्चर, कोर्सेज, सेमिनार, सिमुलेशन एक्सरसाइज और एडवेंचर आउटडोर ट्रेनिंग। वन बाय वन हम सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में जॉब रोटेशन को देख लेते हैं। जॉब रोटेशन हमने एम्प्लॉय ट्रेनिंग में भी देखा था, इज यूज टू इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एज वेल एज डेवलपमेंट। जॉब रोटेशन है वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल हो चुकी है और वो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होती है। मूविंग एम्प्लॉय हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली टू एक्सपैंड देयर स्किल, नॉलेज और एबिलिटी। अब हमने जॉब रोटेशन को थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि हम मूव करते हैं हॉरिजेंटली, यानी कि एक ही सतह पे जो उसकी काबिलियत है उसी सतह पे मूव करते हैं, या वर्टिकली अपनी काबिलियत से ज़्यादा हम उसको मूव करते हैं, मुश्किल टास्क के लिए मूव करते हैं और एक्सपैंड करते हैं उसका नॉलेज, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल्स को। अब जॉब रोटेशन में 2 तरह के तरीके होते हैं एम्प्लॉय को मूव करने के, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। अब जो हॉरिजेंटल उसको कहते हैं जॉब इनलार्जमेंट और जो वर्टिकल होते हैं उसको कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है? जॉब इनलार्जमेंट इज अ हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ स्किल। जॉब इनलार्जमेंट में हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ जॉब होती है, आपके टास्क जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, एक्सपैंड कर दिए जाते हैं, लेकिन उसी सतह के टास्क होते हैं जितनी आपकी काबिलियत होती है आपके जॉब से मैच करते हुए। इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ टास्क एट द सेम लेवल ऑफ योर स्किल। इसमें टास्क जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन आपके स्किल्स के लेवल के मुताबिक ही होंगे, उससे बढ़ के टास्क जो है वो आपको नहीं दिए जाएंगे। दूसरा हमारे पास जॉब इनरिचमेंट आ जाता है। जॉब इनरिचमेंट इज वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, ठीक है, इन विच एम्प्लॉय इज प्रमोटेड बाय गिविंग मोर चैलेंजिंग जॉब। अब ये वर्टिकल एक्सपेंशन है, आपकी जॉब को मुश्किल कर दिया जाएगा, इसमें एम्प्लॉय को प्रमोट कर दिया जाता है, चैलेंजिंग जॉब दी जाती है, देखा जाता है कि वो ये कर सकता है या नहीं। अगर कर लेगा तो उसकी प्रमोशन बरकरार रहेगी, नहीं कर पाएगा तो वापस डिमोट कर देंगे, ठीक है। तो ये जॉब रोटेशन होगी हमारे पास ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का। सेकंड, असिस्टेंट टू पोजीशन, सेम टू सेम अप्रेंटिसशिप कोचिंग के किसी कोच के अंडर काम करना, वही बात आ जाती है कि आप असिस्टेंट कर रहे हैं किसी खास पोजीशन को। सेम एज अप्रेंटिसशिप्स, एम्प्लॉय वर्क अंडर और अलोंग साइड अ कोच और मेंटर। बिल्कुल शागिर्दगी की तरह है, एम्प्लॉय जो है वो काम करता है किसी कोच या मेंटर के उस्ताद के अंडर या उसके साथ मिलकर काम करता है, बिल्कुल एम्प्लॉय ट्रेनिंग वाली बात है। नेक्स्ट हमारे पास है कमेटी असाइनमेंट। Committee assignment provide opportunity for decision making, learning by watching other and investigating specific organizational problem। एक असाइनमेंट के लिए कमेटी बना दी जाती है जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं और आप भी वहाँ पे मिलके काम कर रहे होते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप फैसला करें कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। दूसरों को देख के भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लर्निंग बाय वाचिंग अदर एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। और जिस असाइनमेंट के लिए काम कर रहे हैं मौका मिलता है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन की उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करें और सॉल्व करें। तो मिल के कमेटी बना दी जाती है, एक असाइनमेंट दी जाती है कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये भी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन दी जॉब डेवलपमेंट हमारे पास एक मेथड है एम्प्लॉय का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑफ द जॉब, लेक्चर, कोर्सेज, सेमिनार, बिल्कुल क्लासरूम की तरह। जैसे क्लासरूम का हमने कहा था कि आपको एक क्लासरूम में बिठा दिया जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में लेक्चर दिया जाएगा। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन revolve around formal lectures and seminar. These help employ conceptual and analytical ability। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन है, रवायती तौर पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, बातें बताई जाएंगी। रिवॉल्व अराउंड फॉर्मल लेक्चर, जो एक रस्मी लेक्चर होगा और सेमिनार होगा, मुज़ाकरा होगा, बातचीत की जाएगी, ठीक है। दीज हेल्प एम्प्लॉय कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल तसव्वुरात और एनालिटिकल तज्जिया और जायज़ा की काबिलियत को बेहतर बनाता है, ठीक है, कि आप तसव्वुरात कर सकें, कोई कॉन्सेप्ट ला सकें और चीज़ों के बारे में जायज़ा और तज्जिया कर सकें, उसकी काबिलियत को ये बढ़ाती है। नाउ वी हैव बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है। नाउ एम्प्लॉय कैन वॉच अ लेक्चर और प्रेजेंटेशन लाइव ऑन स्ट्रीमिंग वीडियो एट एनी टाइम और प्लेस। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, एम्प्लॉय घर बैठ के किसी भी टाइम किसी भी जगह लाइव स्ट्रीम देख सकता है, वीडियो देख सकता है और ट्रेनिंग हासिल कर सकता है। तो ये लेक्चर, कोर्सेज, सेमिनार जो है हमारे पास एक तरीका है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का ऑफ द जॉब। नेक्स्ट हमारे पास है सिमुलेशन, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग में था वैसे ही होगा। एनी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दैट लुक लाइक अ क्लोजली मिरर ऑफ एन एक्चुअल कंडीशन। एक आर्टिफिशियल माहौल बना दिया जाता है, चाहे वो कंप्यूटराइज हो, चाहे वो रियलिटी में हो, कैसा भी हो, जो बिल्कुल असली की तरह लगता है और आपको एक्चुअल कंडीशन पेश की जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग हासिल करें। मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे लॉ स्कूल के बारे में दिया गया है, इन हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लॉ दे यूज दिस सिमुलेशन सिस्टम टू प्रैक्टिस देयर प्रैक्टिकल वर्क।
हार्वर्ड स्कूल बिजनेस और लॉ में सिमुलेशन सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है। सिमिलर हमारे यहाँ ISP के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के अंदर भी जो लोग वकील बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि जज बिठा दिए जाते हैं, एक केस दे दिया जाता है जिस पे स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी जरगा करते हैं, बात करते हैं, अपने अपने एविडेंस पेश करते हैं और देखते हैं कि कौन जो है वो एंड में जीतता है। तो जो कोर्ट में एक्चुअली करना है उसकी सिमुलेशन ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में करवाई जा रही है। सिमिलर हार्वर्ड स्कूल के अंदर भी बिल्कुल ऐसे चल रहा होता है। बाद औक़ात मॉक टेस्ट किए जाते हैं, मॉक हमारे यहाँ जजमेंट दी जाती हैं, चेक किया जाता है, केस लड़े जाते हैं, मॉक केस लड़े जाते हैं, चेक करने के लिए क्या क्या हम इस काबिल हैं कि ओरिजिनल जगह पे भी हम परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सिमुलेशन भी हमारे पास एक ऑफ द जॉब एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइनली एडवेंचर आउटडोर ट्रेनिंग। कोई एडवेंचर या आउटडोर ट्रेनिंग करना जहाँ पे टीम सब मिलके जाती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती है, समझती है और मिलके काम करती है। द प्राइमरी फोकस ऑफ सच ट्रेनिंग इज टू टीच ट्रेनी द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर एट अ टाइम। अब जो एडवेंचर और आउटडोर ट्रेनिंग है उसका मकसद क्या है, जो प्राइमरी खास मकसद वो यही है कि आप कोई ट्रेनिंग करना कि आप लोग मिल के काम करें, आप जान सके कि क्या अहमियत है वर्किंग टुगेदर की, और कमिंग टुगेदर एट द टाइम वो मिल के एक जगह पे ही आना, सब ने मिल के काम करना है, ठीक है, टास्क मिल के कंप्लीट करना है, ठीक है, दूसरे की हेल्प करनी है। एडवेंचर ट्रेनिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स अ मेजर इमोशनल एंड फिजिकल चेंज। जब आपकी एडवेंचरस ट्रेनिंग होती है तो इसमें इमोशनल भी बहुत मुश्किलात होती हैं और फिजिकल भी चेंजिंग होती है। मोस्टली माउंटेन में या पानी के अंदर रहने को कहा जाता है, ठीक है, सेलिंग करने के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, जहाँ पे आपने एक दूसरे का साथ देना होता है, टफ इन्वायरमेंट होता है, माहौल चेंज होता है, खाने पीने का इशू होता है, तो इमोशनली और फिजिकल दोनों में आपको चैलेंज होता है। दिस कुड बी माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ना, वाटर सेलिंग, ठीक है, पानी में चलना शिप की मदद से या जहाज की मदद से, और सर्वाइव करना कई दिन तक, ठीक है, सर्वाइविंग वीक और सेलिंग। बाज़ औक़ात शिप में आपको हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते गुजारने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे खाने पीने के लिए भी मछली होती है, ठीक है, वो भी पकड़नी पड़ती है खुद ही, आपको पानी के माहौल में रहना बड़ा टफ हो जाता है, तो लेकिन मिल बांट के रहना पड़ता है और ये ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो एडवेंचर और आउटडोर ट्रेनिंग हमारे पास एक ऑफ द जॉब एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड है बड़ा। तो यहीं पे हमारे पास एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is evaluating training। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है HRM का ऑन बोर्डिंग, सोशलाइजिंग एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग, और हमारा टॉपिक है इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग। इवेल्युएटिंग का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, ठीक है, कीमत लगाना, एनालिसिस करना, ठीक है, और यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, कीमत लगाएंगे कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो कितनी बेहतर थी या बेहतर नहीं थी। हम अपनी ट्रेनिंग को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, उस पर तज्जिया करेंगे, उस पर अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितनी बेहतर थी या नहीं थी, ठीक है। हाउ विल वी डिटरमिन इफ़ अ ट्रेनिंग इज़ इफ़ेक्टिव। हमें कैसे मालूम होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि जो ट्रेनिंग हमने की है, जो तरबियत हमने की है वो इफ़ेक्टिव है, वो मौसर है, वो बेहतर है, उसके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। दिस इज़ ईजियर इफ़ सम आउटपुट कैन बी मेजर्ड। ये बहुत आसान हो जाता है जब कुछ नतीजे जो हैं वो मेजर किए जाएँ, उनकी पैमाइश की जाए। सच एज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन कॉस्ट, सेल्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉय टर्नओवर और रेवेन्यू। अगर हम देखें क्या हमारी कॉस्ट जो है आफ्टर ट्रेनिंग इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो हमें पता चल जाएगा हमारी ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव है या नहीं। अगर कॉस्ट कम हो गई है, डिक्रीज़ हुई है, तो ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव थी कि हमारे अखराजात कम हो गए। अगर कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है तो ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव नहीं थी, हमारे अखराजात उल्टा बढ़ गए। सेल्स, अगर सेल्स इंक्रीज़ हुई है तो इसमें हमारी ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव थी। अगर सेल्स डिक्रीज़ हो गई है तो हमारी ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव नहीं थी, यानी कि हम प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बेच पाए। प्रोडक्शन, पैदावार, क्या फैक्ट्री में अब लेबर जो है आफ्टर ट्रेनिंग ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के, या कम कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा तो ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव है, अगर डिक्रीज़ होगा तो ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव नहीं है। इसी तरह एम्प्लॉय टर्नओवर, कितने एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं हमारी कंपनी को या छोड़ के नहीं जा रहे। अगर कम जा रहे हैं तो ट्रेनिंग अच्छी है, अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। इसी तरह रेवेन्यू, कंपनी को मुनाफा कितना हो रहा है, अगर मुनाफा इंक्रीज़ हो रहा है इट्स मीन हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव थी, अगर नहीं हो रहा तो ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं थी। तो इन आउटपुट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग बेहतर है या नहीं है। हम अपनी ट्रेनिंग को एवेल्युएट कर सकते हैं।
One of the best method to evaluate or measure the effectiveness of training which we are going to discuss on next page, एक बहुत ही important और बेहतरीन तरीकाकार है जिसे हम evaluate कर सकते हैं या पैमाइश कर सकते हैं effectiveness का of training, हमारी ट्रेनिंग कितनी मौसर रही, कितनी बेहतरीन रही। वो जो तरीका है उसको कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि कितना आपने सरमाया लगाया और उसका वापसी आपको कितना मिला। ठीक है, HR can calculate a return on investment to evaluate the training by determining the benefit of the training and divided it by the training expense। ये बेसिकली अकाउंटिंग की टर्म है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग में भी इस्तेमाल होती है, हर जगह इस्तेमाल होती है, जिसमें जो ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं वो वो कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि हमने जो सरमाया लगाया ट्रेनिंग पे उसका हमें रिटर्न क्या मिला है। टू वैल्यूएट ट्रेनिंग को इवेल्युएट करने के लिए, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए, उसकी कीमत लगाने के लिए क्या वो बेहतर थी या नहीं थी। बाय डिटर्मिनिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, जब हमें ट्रेनिंग का फ़ायदा पता चल जाएगा और उसको हम डिवाइड कर देंगे ट्रेनिंग के एक्सपेंस के साथ, तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आफ्टर ट्रेनिंग, तरबियत के बाद, अ डिलीवरी ड्राइवर इज एबल टू मेक 5 एडिशनल डिलीवरीज ईच डे, कि एक डिलीवरी ड्राइवर है जो कि सामान पहुंचाता है मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी ट्रेनिंग की गई, ड्राइविंग की ट्रेनिंग की गई, रूट्स की ट्रेनिंग की गई, रास्ते की ट्रेनिंग की गई। अब उसकी ट्रेनिंग के बाद जो है वो 5 एडिशनल डिलीवरीज करता है ईच डे। यानी कि अगर पहले वो 10 डिलीवरीज करता था एक दिन के अंदर, तो अब वो 15 करने लग गया है। उसकी 5 जो डिलीवरीज हैं वो बढ़ गई हैं। Each of those delivery represent $10 of the driver time, so the benefit to the employer is 50 per day for each driver train। अब एक डिलीवरी जो एक्स्ट्रा हम करते हैं उसका जो मुनाफा है वो $10 है। ठीक है, अगर 5 की जा रही हैं आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, उसको $50 का एक दिन का फ़ायदा होगा एक ड्राइवर से। ठीक है, एक ड्राइवर से। अगर ज़्यादा ड्राइवर हैं तो ज़ाहिर बात है फिर ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन एक ड्राइवर का $50 जो है वो मुनाफा होने लग गया है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड द बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग बाय द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड वी कैन डिटरमिन द ROI ऑफ ट्रेनिंग। अब हमने क्या करना है, हमने अपने उस बेनिफिट को डिवाइड कर देना है टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग। उस एक ड्राइवर की एक दिन की ट्रेनिंग का कितना खर्चा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी या 1 आएगी या उससे ग्रेटर आएगी, इट्स मीन हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है ट्रेनिंग का। तो हमें पता चल सकता है कि हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग पे कितनी ज़्यादा हुई है। तो ये बेस्ट तरीका है ट्रेनिंग को इवेल्युएट करने का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहीं पे हमारा इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।